In the earlier video, we saw what are the different types of auxiliaries. In this video, we are going to learn about auxiliaries of to be. We have already learned that there are 5 auxiliaries of to be, am, is, are, and was, were. Apart from that, और भी 3 है, बी, बीन और बीइंग. तो ये पूरा टू बी के परिवार में 8 सदस्य हैं, ऐसा हम फिलहाल कह सकते हैं. प्रेजेंट में 3, पास्ट में 2 और 3 कुछ पता नहीं. तो ऐसे 3 है, उसके बारे में आगे सीखने वाले. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज ऑफ टू बी? वी नीड टू नो द यूजेस ऑफ ऑल ऑक्सिलरीज, क्योंकि दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो पहले हम देखते हैं टू बी के यूजेस कौन से है. यूजेस ऑफ दीज ऑक्सिलरीज. फर्स्ट यूज मीन्स, अभी एक बात ध्यान में रखो, ये जो ऑक्सिलरीज है टू बी के ऑक्सिलरीज, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज मेन वर्ब्स. वो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं. उसके बारे में हम इस पार्ट के एंड में लेंगे. बट हम ये देखने वाले, व्हेन दे एक्ट एज एन ऑक्सिलरी, वो ऑक्सिलरी का काम जब करते हैं, मीन्स जब मेन वर्ब रहता है और ये सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहा है, इन दैट सिचुएशन वो क्या रोल प्ले करते हैं. दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न हियर. सो फर्स्ट यूज ऑफ ऑक्सिलरी ऑफ टू बी इज they are used in the formation of continuous tenses. Auxiliaries of to be are used in the formation of continuous tenses. They are inseparable part of continuous tense. The structure of any continuous tense is like this. We use a subject, then we need one auxiliary of to be, and then one ING फॉर्म, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं या फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, या समटाइम्स यू कॉल इट V4. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंटिन्यूअस टेंस. इन साइंस वर्ड वी कैन से दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सब्जेक्ट आएगा, फिर टू बी का ऑक्सिलरी आएगा, एंड अकॉर्डिंग टू टेंस यू कैन यूज एनीथिंग. इफ यू वांट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, you can use am, is, are. If you want to form past continuous tense, you can use was and were. Now, why is it necessary to use auxiliary of to be in continuous tense? This is a question. Okay, and once you know the answer to this question, then you need not remember. It is general rule. जो चीज आपको समझ गई वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती. Okay, इसलिए समझना बहुत जरूरी है. अब यहां पर देखो, टू बी के ऑक्सिलरी की जरूरत क्यों है? किसी भी वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस दिखाने के लिए किस में आना पड़ेगा? आईएनजी फॉर्म में आना पड़ेगा. अगर मुझे कोई वर्ड लेना है, मुझे कोई एक्शन लेना है, मैं जैसे कहता हूं कि टीचिंग. टीचिंग कंटिन्यूअस टेंस में तभी आएगा जब उसको आईएनजी लगेगा. ओके, तो इसको आईएनजी लगा दिया, अब ये कंटिन्यूअस टेंस में आ सकता है. नाउ द क्वेश्चन, अ प्रॉब्लम अराइजेस, एंड दैट प्रॉब्लम इज, अगर ये टीचिंग को आईएनजी हमने लगाया तो अब ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस दिखा नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज वी हैव हैड आईएनजी. बिकॉज ऑफ आईएनजी इट कैन नॉट से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस. एंड सपोज आई हैव यूज्ड द सब्जेक्ट आई. Now, I teaching, this is an incomplete sentence. This is only continuous tense. What about present? What about past and future? तो वो दिखाने के लिए फिर किसी ना किसी ऑक्सिलरी को जिम्मेदारी देनी थी कि बाबा अभी टीचिंग फंस गया है, वो आईएनजी दिखाने में बिजी हो गया है, कंटिन्यूअस दिखाने में बिजी हो गया है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दिखा नहीं सकता. तो ये जिम्मेदारी किसी ना किसको देना है. सो ग्रामर ने, हमारे जैसे ग्रामर एक्सपर्ट ने डिसाइड किया कि ये जिम्मेदारी हम किसको देते हैं? ये जिम्मेदारी देते हैं हम टू बी के ऑक्सिलरीज को. फिर हमने डिसाइड किया कि चलो टू बी के ऑक्सिलरी को ये काम दे देते हैं. और यहां पे फिर टू बी को वो काम दिया गया. कौन सा काम? व्हेन द वर्ब इज बिजी इन शोइंग कंटिन्यूअस टेंस, गो एंड हेल्प इट टू शो टेंस. सिंपल. और फिर वो तब से ये काम जिम्मेदारी से निभा रहा है. अब यहां पे कौन सा टू बी का ऑक्सिलरी यूज करना, ये हमको देखना है. आपको ये समझ में आ गया कि टू बी का ऑक्सिलरी आएगा, क्योंकि आईएनजी टेंस नहीं दिखा सकता. टेंस दिखाने के लिए कोई ना कोई चाहिए. द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू
ऑक्सिलरी ऑफ टू बी। अब इसमें कौन सा आएगा, एक तो हमको टेंस कौन सा दिखाना है। इफ यू वांट टू शो प्रेजेंट टेंस देयर इज अ चॉइस, आपको इन तीनों में से एक यूज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू शो पास्ट टेंस, नाउ दिस टू आर वेटिंग फॉर यू, तो आपको कौन सा टेंस दिखाना है। सपोज आई डिसाइड टू शो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टीचिंग ने ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिखाया है और मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाना है, तो मेरे पास तीन है अभी भी, उन तीनों में से एक मुझे चूज करना पड़ेगा। नाउ दिस चॉइस डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू आई हैव टू यूज एम। आई एम टीचिंग। सो एम यहां पे आपको समझ में आएगा, दो काम कर रहा है, एज वी सॉ इन अर्लियर वीडियो, दो काम कर रहा है। पहला काम टेंस दिखा रहा है और दूसरा काम सब्जेक्ट को संभाल रहा है। अगर मैं यहां पे ही लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ही इज टीचिंग। अगर मुझे टेंस चेंज करना है तो आई हैव टू रिप्लेस एम बाय वन ऑक्सिलरी फ्रॉम दिस कॉलम, जैसे आई वॉज टीचिंग, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। सो ऑक्सिलरी ऑफ टू बी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। व्हाई? यू नो नाउ, क्योंकि टीचिंग is not in a position to show tense, so the responsibility has been given to auxiliary of to be. So this is the first use, and remember, without auxiliary of to be no continuous tense can be formed. Continuous tense बनाना है ना तो to be का auxiliary रहना कंपलसरी है। ओके, अब हम देखते हैं to be के auxiliary का सेकेंड यूज नंबर 2, and it is used in the formation of पैसिव वॉइस। इसको हम यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। विदाउट ऑक्सिलरीज ऑफ टू बी यू कैन नॉट फॉर्म पैसिव वॉइस, कीप इन माइंड। अब पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव का स्ट्रक्चर है, अगेन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद टू बी का ऑक्सिलरी आएगा, एंड देन हियर वी यूज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, दिस इज अगेन जनरल फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस। कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस इसी फॉर्मेट में आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर टू बी का ऑक्सिलरी आएगा, देन पीपी। पीपी मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। इसको कुछ लोग V3 भी बोलते हैं या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे भी कहा जाता है। दिस इज V3 पास्ट पार्टिसिपल विच इज कंपल्सरी इन पैसिव वॉइस। Okay, about active and passive voice we are going to learn in detail in a separate video which will be dedicated to active passive. फिलहाल हमको देखना है, अपना फोकस अब टू बी है। अभी अपने कहानी का हीरो टू बी है, तो फोकस उसके ऊपर हमको देना है, ना कि वॉइस के ऊपर। वॉइस में टू बी का रोल क्या है ये हमको देखना है। ओके, अभी यहां पे फिर से हमको देखना है कि टू बी का ऑक्सिलरी आता क्यों है। पैसिव वॉइस में टू बी का ऑक्सिलरी क्यों आता है? सी, यहां पे यू हैव पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म टेंस दिखाता है क्या? नो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डजंट शो एनी टेंस। अभी वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे V1, V2, V3, V4। अगर आप देखेंगे इसमें से कौन टेंस दिखाता है, तो V1 कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता। कब दिखाता है? जब वो अकेला आए तो टेंस दिखाता है, जब वो ऑक्सिलरी के साथ आए तो टेंस नहीं दिखाता। व्हाट अबाउट V2? V2 हमेशा टेंस दिखाता है, ऑलवेज। ओके, V3 कभी टेंस नहीं दिखाता है, एंड V4 भी कभी टेंस नहीं दिखाता है, नेवर। ओके, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं V3 की। V3 कभी भी टेंस नहीं दिखाता है, थर्ड फॉर्म कभी भी टेंस नहीं दिखाता है। सिंग, सैंग, संग, सिंग दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है। सैंग हमेशा टेंस दिखाता है, संग कभी टेंस नहीं दिखाता। प्ले, प्लेड, प्लेड, इसमें प्लेड और प्लेड दोनों सेम फॉर्म्स है। इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेकंड कौन सा थर्ड हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हमारा फोकस है V3 के ऊपर। V3 टेंस नहीं दिखाता। ओके, नाउ सेम सिचुएशन अरोज नाउ कि वर्ब
In passive voice, verb will be in such a situation where it will not be able to show any tense. तो अगेन फिर से जिम्मेदारी किसी न किसी को देनी थी कि पैसिव में वर्ब थर्ड में आएगा तो टेंस नहीं दिखाएगा तो कौन वो जिम्मेदारी निभाएगा? अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू द ऑक्सिलरी ऑफ टू बी. नाउ हियर ऑक्सिलरी ऑफ टू बी विल शो टेंस. जो दो काम ऑक्सिलरी को करना है वो वहां पे करता है. अगेन which auxiliary should be used here? Again, that depends on tense and subject. Okay? Ab, if I write this sentence, I sing songs. Okay? About active passive in detail we'll learn later. Just I'm simply going and focusing on the auxiliaries of to be. I is the subject, sing is the verb, songs is the object. If you ask the question with what to sing, the answer will come songs. तो songs एक object है. While changing into passive voice, object will become subject. Songs. अब ध्यान में रखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि what is the difference between active and passive? वो कहते हैं कि active voice start with subject and passive voice starts with object. दुनिया में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है. ओके? हर चीज सब्जेक्ट से शुरू होता है अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो. यहां पे सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था अब इस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बना है तो ये भी सब्जेक्ट से ही शुरू हो रहा है. ओके? तो सॉन्ग्स आया. नाउ वी हैव टू यूज वन एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी ऑफ टू बी. क्योंकि सब्जेक्ट सॉन्ग का है, टू बी का ऑक्सिलरी यूज करना पड़ेगा. फिर टू बी के ऑक्सिलरी के लिए हमको ध्यान में रखना पड़ेगा इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है. It is sing means it is in present tense. Okay? तो प्रेजेंट टेंस में है तो टू बी का ऑक्सिलरी प्रेजेंट टेंस में से एक आएगा जो हमने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. इन तीनों में से एक आएगा. ओके? मैं यहां पे लिखता हूं एम इज आर. While changing voice we don't change the tense. तो इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा फॉर श्योर. तो पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होगा. ये प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव भी प्रेजेंट टेंस में है और पैसिव में टेंस दिखाने की जिम्मेदारी टू बी के ऑक्सिलरी की है तो टू बी के ऑक्सिलरी को प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा हमको. ओके? तो नाउ द क्वेश्चन इज तीनों में से एक आएगा. वॉज वेयर नहीं आएंगे, ये फिक्स हो गया. तीनों में से कौन सा आएगा? तीनों में से कौन सा आएगा दैट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के साथ सॉन्ग्स आर ये सूट करता है तो वी हैव टू यूज सॉन्ग्स आर sung, because in passive voice we always use the past participle और sing का past participle आएगा sung. Songs are sung by me. I changes to by me. कैसे हुआ आगे देखेंगे. So यहां पे हम am is यूज नहीं करेंगे. We'll write are and without are it is not possible to change the voice into passive. अगर आर नहीं लिखेंगे songs sung by me ये कोई टेंस नहीं दिखाएगा और इसीलिए इसका पैसिव करते समय टू बी का ऑक्सिलरी यूज करना जरूरी है. ओके? अगर हम सेंटेंस लेंगे आई रोट अ लेटर. आई रोट अ लेटर. इसमें ध्यान देना है हमको टेंस के ऊपर. रोट इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकेंड फॉर्म हमेशा टेंस दिखाता है. और कौन सा टेंस दिखाता है? सिंपल पास्ट टेंस दिखाता है. तो उसके हिसाब से इसका पैसिव आएगा. ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट लेटर है. अब यहां पे टू बी का ऑक्सिलरी यूज करना है. टू बी का ऑक्सिलरी यूज करते समय पहली बात ध्यान में रखना है टेंस. और टेंस के हिसाब से इट इज इन पास्ट टेंस. पैसिव भी पास्ट में रहेगा तो वॉज और वर इनमें से एक आएगा. और अभी दोनों में से कंफ्यूजन है टेंस के हिसाब से. टेंस को लेकर अगर चॉइस करेंगे तो इसको कंक्लूड करने के लिए देन वी लुक एट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है लेटर विच इज सिंगुलर. उसके साथ हमको यूज करना पड़ेगा फिर वॉज. लेटर वॉज. देन रोट का पास्ट पार्टिसिपल रिटन बाय मी. अ लेटर वॉज रिटन बाय मी. This is how auxiliaries of to be are used in the formation of passive voice, which is important.
फाइनल चीज टू बी के ऑक्सिलरी के बारे में हम देखते हैं कि टू बी के ऑक्सिलरीज जब सेंटेंस में आते हैं तो उनके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये हर ऑक्सिलरी के बारे में आपको सीखना पड़ेगा. यू मस्ट रीड देम. फर्स्ट थिंग you should remember that after every auxiliary of to be we should use either third or fourth form. okay, to be के बाद तो third आएगा या fourth आएगा, ये ध्यान में रखना. बाकी कोई auxiliary to be के बाद नहीं आएगा. okay, to be के बाद first और second form कभी भी नहीं आता, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और ये जो लास्ट का रूल है ये बहुत सारी जगह पे काम करता है. ओके, कौन से ऑक्सिलरी के बाद कौन सा फॉर्म यूज करना, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, सो यू मस्ट कीप इन माइंड. तो टू बी के बाद थर्ड या फोर्थ फॉर्म. एंड एज आई टोल्ड यू ऑक्सिलरीज ऑफ टू बी कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब. इन द एब्सेंस ऑफ वर्ब ऑक्सिलरीज ऑफ टू बी कैन आल्सो एक्ट एज मेन वर्ब. अगर वहां पे मेन वर्ब नहीं रहा तो, जैसे आई एम अ टीचर, देयर इज नो मेन वर्ब हियर, सो एम इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब हियर. तो ये क्या दिखाता है? दिस शोज कि एक आध चीज क्या है, कौन है, कैसी है, कहां है, क्यों है, ये बताने का काम वो करते हैं. मतलब उसका डिस्क्रिप्शन देने का काम टू बी का ऑक्सिलरी करते हैं व्हेन दे एक्ट एज द मेन वर्ब. सो फॉर द ऑक्सिलरीज ऑफ टू बी इट इज इनफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. यू कैन रिवाइज एंड यू लर्न दिस ऑक्सिलरीज एंड ऑल्सो कंफर्म फ्रॉम टेक्स्ट बुक. जब भी टू बी का ऑक्सिलरी आएगा देखना उसके आगे क्या है और क्या फंक्शन कर रहा है. ओके, सो कीप स्टडिंग. थैंक यू एंड जय हिंद.